नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे वर्णमाला टॉपिक। हमने पिछले पार्ट में वर्ण, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं इनकी चर्चा की, स्वरों की संख्या कितनी होती है इनकी चर्चा की, और हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था स्वरों के प्रकार यानी स्वरों का विभाजन, जिसके अंतर्गत हमने एक पहला आधार जीव या जीवा के आधार पर स्वर के विभाजन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज हम दूसरा आधार लेंगे स्वरों के विभाजन का। वह आधार कौन सा होगा? मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद। कौन सा आधार होगा? मुख विवर, या कह सकते हैं कि मुख द्वार के आधार पर, द्वार के आधार पर स्वरों के भेद। दूसरा आधार कौन सा होगा? मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद। कितने प्रकार के होते हैं पूछा जाए प्रश्न। मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। इनके बारे में चर्चा करें। पहला कौन सा होगा? संवृत, दूसरा अर्धसंवृत, तीसरा विवृत, चौथा अर्धविवृत। हमने लिख लिया कि इस आधार पर मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन से? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। आगे बात करें कौन कौन से होते हैं। संवृत का अर्थ होता है बंद, यानी जब ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय मुख बंद रहे उन्हें संवृत। अर्धसंवृत, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय मुख आधा बंद रहे, इसका अर्थ क्या होगा? आधा बंद होना। अब विवृत का मतलब होता है, यानी अर्थ क्या होगा? खुला, यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय मुख पूरा खुला रहे उन्हें विवृत। अर्धविवृत किन्हें कहा जाएगा? तो जिनको बोलते समय मुख आधा खुला हो। अब एक कौन कौन से होते हैं तो इनको पढ़ते हैं हम। एक याद रखिए, एक वर्ड संवृत इवरी। इससे क्या होगा? समृत इवरी, यानी समृत होंगे कौन कौन से? ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, इसरी से ऋषि। आसानी से याद हो गए। संवृत इवरी, यानी संवृत स्वर कौन कौन से होंगे? इवरी यानी ई, बड़ी ई, उसके बाद ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि। संवृत इवरी। अगला है अर्धसंवृत, यानी आधा बंद। तो याद रखिएगा, एक चोटी याद कर लीजिए, यानी एक चोटी वाली जितनी भी मात्राएं होंगी वो किस में आएंगी? अर्धसंवृत में। कौन कौन से होंगे? तो ए और ओ, एक इसमें आएंगे तो अर्धसंवृत में। अगला कौन सा है? विवृत। विवृत में केवल बड़ा आ आता है, बाकी जितने भी बचे किस में आएंगे? अर्धविवृत में। कौन कौन से बचे? छोटा आ, बड़ा आ हो गया, ई ऊ ऋषि, ए बचा कौन? ए, ओ हो गया, औ बचा। उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आया होगा। अगर आप लोग याद रखिएगा, इसके लिए नोट्स बनाते चलिए, और यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम इसके आने वाले वीडियो में उन सब के बारे में बताएंगे। और हाँ, थोड़ा सा मेहनत करिए। हिंदी हम गारंटी करते हैं आप लोगों को समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बस थोड़ा सा आप लोग हमें टाइम दीजिए, हम आपको टाइम देंगे। यानी मेहनत तो हम करेंगे
मेहनत थोड़ा हम करें, थोड़ा आप करिए, जिससे सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। याद रखिए, सफलता उसी को मिलती है जो अच्छे से मेहनत करता है। और मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन अच्छी मेहनत कौन करता है, डिपेंड इस पर करता है, उसको सफलता मिलती है। और हाँ, हिंदी बहुत अच्छी, बहुत शानदार होने वाली है इस वीडियो में। आगे बात करते हैं। अब अगला आधार हम लेते हैं। अगला आधार कौन सा होगा? तो अगला आधार व्युत्पत्ति, या कह सकते हैं रचना, या मूल स्रोत के आधार पर स्वरों का विभाजन। अगला आधार कौन सा? तो अगला आधार होगा व्युत्पत्ति, या कह सकते हैं रचना, या कह सकते हैं मूल स्रोत के आधार पर स्वरों के भेद। कौन कौन से? व्युत्पत्ति, रचना या मूल स्रोत के आधार पर स्वरों के भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन से? तो मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। इसे संधि स्वर को यौगिक स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर होंगे पहला, दूसरा कौन सा होगा? संधि स्वर, या कह सकते हैं यौगिक स्वर। मूल स्वर ऐसे स्वर हैं जो प्रारंभ में ही थे, और यौगिक स्वर या संधि स्वर उनका निर्माण इन मूल स्वरों के योग से हुआ है। कौन कौन से होते हैं मूल स्वर? तो मूल स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन से? आ, ई, उ और ऋषि। बाकी जितने बचे टोटल 11 स्वर, 4 किस में आ गए? मूल स्वर में। बचे कितने स्वर? 7 स्वर। 7 स्वर कौन से किस में आएंगे? संधि स्वर या यौगिक स्वर में। इसकी चर्चा करें। कौन कौन से? बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋषि हो चुका, ए, ओ और औ। ए हो गए। अब हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर लें। कौन किनका योग होकर ए यौगिक स्वर या संधि स्वर का निर्माण हुआ? तो बात करें इस बड़े आ का, तो इसमें आ और आ का योग हुआ, यानी लघु आ, और आ, हर्ष आ, इसमें हरस ई और हरस ई का योग, इसमें हरस उ और हरस उ का योग हुआ। बाकी इसमें बात की जाए, इसमें आ के साथ ई का योग हुआ, तब ए का निर्माण हुआ। आ का निर्माण कैसे हुआ? आ के साथ इस ए का योग हुआ, इसमें आ के साथ उ का योग हुआ, और इस औ में आ के साथ ओ का योग हुआ। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। कई बार पेपरों में प्रश्न पूछा गया है कि बताइए ए का निर्माण कैसे हुआ? तो याद रखिएगा आ ई। ऐसे ही ए का पुल लिया जाता है तो आ और ए का, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए इस आ का निर्माण, आ, इस ए का निर्माण कैसे हुआ? आ और ई के योग से। तो ऐसे करके भी ऑप्शन में दे देता है। उसी तरह औ को भी देखेंगे तो इसका निर्माण आ से, और इस ओ का निर्माण किससे? आ और ओ से हुआ है। पेपर में ऐसे भी ऑप्शन दे देता है। तो याद रखिएगा किन किन के योग से मिलकर बना है। थोड़ा जरूर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन याद करिए निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और याद रखिए जो मेहनत करेगा उसी को सफलता मिलेगी। मेहनत करते रहिए, आपको सफलता मिलती रहेगी। और हाँ, अगर मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने भाई मित्र में ज़रूर शेयर करिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली व्युत्पत्ति, रचना या मूल स्रोत के आधार पर स्वरों का विभाजन। अब अगला आधार लेते हैं उच्चारण स्थान। देखिए जब हम बोलते हैं तो जो वर्ड निकलते हैं हमारे मुख के किसी न किसी भाग से टकराकर उनकी ध्वनियाँ निकलती हैं। वो किस स्थान से टकराकर निकलती हैं, उस आधार पर इनके भेद लेते हैं। यानी उच्चारण स्थान
उच्चारण का कहाँ से होगा, किस स्थान पर टकरा कर निकलेंगी ध्वनियाँ। इस आधार पर हम लेते हैं स्वरों का भेद। इस आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, तो 6। बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक जितना आपने पढ़ा उसमें से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है और जो बहुत ध्यान से नहीं देखता वो निश्चित ही गलती कर जाता है। आगे हम बात करते हैं। बात करते हैं किस आधार पर, तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण स्थान पर स्वरों के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। आइए कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से इनका उच्चारण स्थान होता है, या पूछिए, पता करते हैं, यानी या इस पर चर्चा करते हैं। याद रखिएगा, यह प्रश्न तो बहुत ही कम पूछा जाता है कि उच्चारण स्थान पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, बहुत ना ही पूछा जाता है। लेकिन इनका उच्चारण कहाँ से होता है, मुख्य किस भाग से होता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसकी चर्चा करें। इस आ और आ की बात करें, इस आ और आ का उच्चारण कहाँ से होगा, तो कंठ से होगा। कहाँ से होगा, तो कंठ से होगा। देखिए अगर बोलेंगे आ तो कहाँ से, तो हम कंठ से बोल रहे हैं। इसके बाद कौन सा आता है, ई का उच्चारण कहाँ से होगा, तो तालु से होगा। ई का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो तालु से होगा। बोलिए ई देखिए मुख के यहाँ पे ई वाले भाग से हो रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो तालु से होगा। उ देखिए जब हम इसको बोल रहे हैं तो उ ओष्ठ पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी उ का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो ओठ से होगा। उ का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो ओठ से होगा। इसके बाद आता है ऋषि। ऋषि का उच्चारण स्थान मूर्धा से। उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, मूर्धा से। ऋषि का उच्चारण स्थान कहाँ से हुआ, तो मूर्धा से हुआ। बाकी जो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 7 बचे 4 स्वर बचते हैं। इनका थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये रटकर नहीं, लेकिन इनको आसानी से समझ कर याद किया जा सकता है। देखिए इनको समझते हैं कैसे। इस ए ओ और औ का उच्चारण स्थान, इस ए का निर्माण कैसे हुआ, आ और किसके योग से, तो ई के योग से हुआ। किसके योग से, आ और ई के योग से हुआ। इस आ का उच्चारण स्थान कहाँ से है, देखिए आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठ से। और ई का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो तालु से। तो इस ए का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंठ तालु। यानी इस ए का उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ तालु से होगा। वैसे इसकी बात की जाए, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण आ और ए के योग से होता है। और इस ए का निर्माण कैसे होता है, आ और ई से होता है। इन दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो कंठ से। और इस ई का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो तालु से। तो इस ए का भी उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, कंठ तालु से। वैसे ही इस ओ की बात की जाए, इस ओ का निर्माण कैसे होगा, आ और ऊ के योग से। इस आ का उच्चारण स्थान कंठ और इस ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, यानी इस ओ का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, कंठोस्थ। वैसे ही इसकी बात की जाए, इनका उच्चारण स्थान, इनका योग निर्माण आ, उसके बाद ओ के योग से। और इस योग ओ का निर्माण आ और ऊ के योग से। इन दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो कंठ। और इस ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। अब जब इन दोनों का योग होगा तो इनका उच्चारण स्थान निकलेगा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, कंठोस्थ। हमने चर्चा कर ली उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद।
इनके उच्चारण कहाँ से होते हैं, तो इसकी भी चर्चा कर ली। इसके आगे हम बढ़ते हैं मात्रा के आधार पर या उच्चारण काल, यानी उच्चारण करते समय जो उसमें समय लगता है उसके आधार पर स्वरों के भेद, इसकी चर्चा करते हैं। कह सकते हैं उच्चारण काल के आधार पर या मात्रा के आधार पर। अगला आधार कौन सा है, तो अगला आधार है मात्रा के आधार पर या कह सकते हैं उच्चारण काल, यानी उच्चारण काल मतलब होता है समय, उच्चारण समय के आधार पर। यानी जब हम कोई वर्ड बोलते हैं यानी कोई ध्वनियाँ निकालते हैं तो उन ध्वनियों को निकालते समय कितना समय लगेगा, इस आधार पर हम लेते हैं क्या, स्वरों के भेद। कौन कौन से होते हैं, अब याद रखिएगा इनको कई नाम से जाना जाता है, उन नामों की भी पहले चर्चा करेंगे, तब उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। इनको एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, पहले एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, इनको दो मात्रिक स्वर। एक मात्रिक क्यों, क्योंकि इनको बोलते समय एक मात्रा का समय लगता है, इनको बोलते समय दो मात्रा का समय लगता है। दूसरा आधार कौन सा है, लघु। लघु मतलब छोटा, ह्रस्व मतलब छोटा या कह सकते हैं छोटा स्वर। इस लघु का विपरीत ही, लघु का विपरीत यानी उल्टा क्या होगा, क्या हो जाएगा, गुरु स्वर। उसके बाद ह्रस्व का उल्टा बड़ा दीर्घ स्वर, या अगर छोटा का विपरीत क्या हो जाएगा, बड़ा स्वर। इनको इस नाम पे भी जाना जाता है। और बात की जाए और किस नाम से जाना जाएगा, ह्रस्व स्वर को जाना जाता है प्राथमिक स्वर या नैसर्गिक स्वर। प्राथमिक स्वर या नैसर्गिक स्वर। नैसर्गिक स्वर, प्राथमिक स्वर या नैसर्गिक स्वर। यह अभी हाल ही में पेपर हुआ था, कोई यूपी करके था, कोई यूपी का ही पेपर था, उसमें पूछा गया था नैसर्गिक स्वर किसे कहते हैं। नैसर्गिक स्वरों की संख्या से पूछा गया था प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक स्वर है, ऐसे करके ऑप्शन था। तो याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं, इन्हें प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा। इनकी संख्या कितनी होगी, तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4। कौन कौन से, आ, ई, उ, ऋषि। बाकी जितने बचे, कितने बचे, तो 7। 7 किस में आएंगे, तो इस द्विमात्रिक स्वर में आएंगे। कौन कौन से होते हैं 7, तो इनकी चर्चा कर ले। बड़ा, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। दो, 2, 4, 2, 6, 7 हो गए। अब इनको भी दो भागों में बांट दिया गया है, जैसा कि मूल दीर्घ स्वर और मिश्रित दीर्घ स्वर के बारे में। कौन से, मूल दीर्घ स्वर और मिश्रित दीर्घ स्वर। कौन कौन से होते हैं, तो आ, ई और उ। और कौन से मिश्रित कौन से होते हैं,
तो ए, ओ और औ। इनको मूल दीर्घ श्रेणी में और मिश्रित दीर्घ श्रेणी में क्यों रखा गया? देखिए यहाँ पर इस आ का निर्माण कैसे होगा? आ और आ के योग से इसका निर्माण, ई और ई के योग से इसका निर्माण, उ और उ के योग से। जबकि इसका निर्माण देखेंगे तो आ और ई के योग से इसका निर्माण, आ और ए के योग से इसका निर्माण, आ और उ के योग से इसका निर्माण, आ और ओ के योग से। यानी हम बात करें, अगर समान स्वरों के योग से निर्माण होगा तो किस श्रेणी में आएंगे? मूल दीर्घ स्वरों की श्रेणी में। जबकि दो भिन्न भिन्न स्वरों के योग से निर्माण हो तो वो किस श्रेणी में आएंगे? तो मिश्रित दीर्घ स्वर की श्रेणी में आएंगे। समझ में आया? हाँ, याद करिए, थोड़ा बहुत मेहनत करिए भाई। अगर देखिए, आप हमें कुछ टाइम दीजिए, 2 से 3 महीने, 2 महीने टाइम दीजिए, 2 महीने या 1.5 महीने टाइम अच्छे से दीजिए। हम निश्चित करते हैं आप जिस भी पेपर में बैठेंगे ऐसा लगेगा कि आपने हिंदी पढ़ रखी है, आपको हिंदी बहुत बढ़िया ही समझ में आ जाएगी। और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तैयारी तो लगभग हर क्षेत्र से बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही को मिलती है। क्योंकि पढ़ाने वाला तो सभी को पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाने वाले में वो कला नहीं कि जो सिलेक्शन दिला सकते। उस बच्चे में क्षमता होती है कि वह सिलेक्शन पा सके। किसी भी कोचिंग को लीजिए, 1000 बच्चे हैं तो 1-2 का सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि उस टीचर में योग्यता नहीं, उस बच्चे में योग्यता थी कि उसने खुद को उस काबिल बनाया कि वह सिलेक्शन पा सके। यानी मेहनत करिए, मेहनत के अलावा कोई उपाय नहीं है। और मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करिए। आगे पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में एक और तीसरे प्रकार के स्वर का भी वर्णन मिल जाता है। और तीसरे प्रकार का स्वर कौन सा है, उसकी चर्चा करें। संस्कृत भाषा में एक तीसरे प्रकार के स्वर का वर्णन मिलता है। वह तीसरा प्रकार का स्वर कौन सा है? तो प्लूत स्वर या त्रैमात्रिक स्वर। त्रैमात्रिक स्वर क्यों? क्योंकि उनके बोलते समय 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। या इसे वैदिक स्वर भी कहा जाता है। वैदिक स्वर क्यों? क्योंकि इसका अधिकतर वर्णन कहाँ मिलता है? वेदों में। जैसे ओम। पेपर में आप प्रश्न पूछा गया है, इस रूप को क्या कहते हैं? यानी जो ओम लिखा है इसके रूप को क्या कहा जाता है? तो इसके रूप को अवग्रह या पूर्व रूप कहते हैं। लिख लें, इसे अवग्रह या पूर्व रूप कहते हैं। हमने चर्चा कर ली स्वरों के एक और प्रकार। इसके आगे अगले प्रकार के बारे में चर्चा करें। एक अंतिम प्रकार जिस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं, कौन है? जाति या वर्ण के आधार पर स्वरों के भेद। कौन सा है? तो जाति या कह सकते हैं वर्ण के आधार पर स्वरों के भेद। जाति या वर्ण के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? तो 2। कौन कौन से? सवर्ण या असवर्ण। कौन से? सवर्ण, दूसरा अश्रवण। इस श्रवण को क्या कहा जाता है? एक नाम और सजातीय स्वर। सजातीय स्वर या इनको एक नाम विजातीय स्वर कहा जाता है। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर देखिए क्या होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था इनके उच्चारण स्थान आ और आ, इस आ और उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तो कंठ से। और क्या पढ़ा था? ई का उच्चारण स्थान तालु, तालु। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। बाकी
ए, और ए का उच्चारण स्थान कहाँ पे पढ़ा था हमने, तो कंठ, तालु, और ओ, और इस औ का उच्चारण स्थान कहाँ पे पढ़ा था, तो कंठोस्थ। यहीं पे देखिए इसके किसे कहा जाएगा, यहीं से समझते हैं। श्रावण या सजातीय स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण मुख के किसी एक ही निश्चित भाग से हो। जैसे आ कहाँ पे उच्चारण हुआ, कंठ पे। ई एक ही स्थान, तालु उ ओठ से हुआ। लेकिन यहाँ पर विजातीय देखेंगे तो ए का उच्चारण कंठ और तालु दो जगहों को यानी दो स्थानों को मिलाकर इनका उच्चारण स्थान हो रहा है, इसलिए इनको असवर्ण या विजातीय स्वर कहा जाता है। अब बाकी हमने स्वरों की चर्चा कर ली, स्वरों को किन किन आधार पर बांटा गया है इसकी चर्चा कर ली, और चेक भी करिए पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो नहीं पड़ा होगा। बस थोड़ा सा बैकग्राउंड या थोड़ा लाइट प्रॉब्लम या जो भी हो, लेकिन अगर ज्ञान की बात की जाएगी तो अच्छा वीडियो मिलेगा आपको, ऐसा इतना अच्छा वीडियो नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं, हमने स्वरों की चर्चा कर ली, अब आगे चर्चा करते हैं अयोगवाह। क्योंकि अभी हाल ही में यूपी टेट का पेपर हुआ, उसमें अयोगवाह से प्रश्न आया था, और यूपी पुलिस के पेपरों में कई बार तो प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इससे प्रश्न आते रहते हैं। तो इसकी चर्चा कर लें। अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह कौन से होते हैं? तो अंग और आह। अयोगवाह की संख्या कितनी होगी? तो दो। कौन कौन से? अंग और आह, दो ही अयोगवाह होंगे। अब इनको अलग अलग किस नाम से जाना जाता है? तो इस अंग को अनुस्वार और इसको किस नाम से? विसर्ग के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए अयोगवाह कितने होते हैं? दो। लेकिन पूछा जाए अनुस्वार तो अंग, और विसर्ग पूछा जाए तो आह। अभी यूपी टेट में प्रश्न कैसे था? निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, वहां अंग और आह ऑप्शन में ना देकर ऐसे दिया गया, तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। यानी वहां क्या सही था? अनुस्वार और विसर्ग सही होगा। हमने चर्चा कर ली का, स्वर और अयोगवाह। अब इसके बाद आती है बारी किसकी पढ़ने की? तो व्यंजन की। आइए आज व्यंजन की भी चर्चा करते हैं। व्यंजन की चर्चा करें। व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन की परिभाषा सबसे पहले चर्चा करते हैं। व्यंजन शब्द परिभाषा समझने से पहले थोड़ा सा व्यंजन जो शब्द है, इस व्यंजन शब्द के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी किसकी संधि हुई है? वी प्लस अंजन की। किसकी? तो वी प्लस अंजन। अब पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है? तो यण संधि होगी। आगे हम जब संधि पढ़ने लगेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे संधि के नियमों के बारे में। तो कैसे संधि यण संधि होगी उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। वी प्लस अंजन। वी मतलब होता है अभाव यानी कमी, इसका अर्थ क्या होगा? अभाव। अंजन का मतलब होता है काजल, लेकिन यहाँ क्या होगा? लेकिन यहाँ स्वर होगा। अंजन मतलब होता है काजल, लेकिन अगर यहाँ बात की जाए इस वर्णमाला में, तो यहाँ पर क्या होगा? तो स्वर होगा। यानी यहीं से परिभाषा ली जाए व्यंजन की, अभाव हो किसका? स्वर का हो। परिभाषा क्या होगी? ऐसे वर्ण जिनमें स्वरों का अभाव हो, उनको क्या कहा जाएगा? व्यंजन कहा जाएगा। ऐसे वर्ण जिनमें क्या हो? स्वरों का अभाव हो, यानी जिनमें स्वर ना हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? तो व्यंजन। या इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे वर्ण
जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े, उनको क्या कहा जाएगा? व्यंजन कहा जाएगा। ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसकी तो स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन की संख्या की बात की जाए, संख्या कितनी होती है? तो 33। व्यंजनों की संख्या 33 किसके अनुसार? तो NCERT बुक में क्या दिया गया है व्यंजनों की संख्या? तो 33, और यही सही भी होगा। पूछा जाए व्यंजनों की संख्या 33, स्वरों की संख्या 11, कुल वर्ण तो 52 वर्ण कैसे होंगे, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। हमने स्वर चर्चा कर ली 11, अब आगे चर्चा करेंगे किसके बारे में? व्यंजन के बारे में। कितने व्यंजन? तो 33, इनकी चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं व्यंजनों को किन आधार पर बांटा गया है, यानी व्यंजनों के प्रकार के बारे में, यानी व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण, पहला हम आधार लेते हैं स्पर्श व्यंजन, या इसी को स्प्लिट व्यंजन, या इसी को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। पहला आधार कौन सा? स्पर्श व्यंजन, या इसी को स्प्लिट व्यंजन, स्प्लिट व्यंजन, या इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी? तो 25। कौन कौन से 25 होते हैं, इसकी चर्चा करें। का से लेकर कहाँ तक? माँ तक। तो पहले हम चर्चा करते हैं क, ख, ग, घ, अंग। का, ख, ग, घ, अंगा। इसके बाद च, छ, ज, झ, इय। च, छ, ज, झ, इय। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अण। आगे त, थ, द, ध, न। उसके बाद प, फ, व, भ, म। कुल कितने हो गए? 25। 25 इनको क्या कहा जाता है? तो इनको स्पर्श व्यंजन या स्प्लिट व्यंजन, या इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और इनको वर्ग में विभाजित कर दिया गया है। प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर उसी वर्ग का होगा, यानी यह क्या होगा? का वर्ग होगा। एक कौन सा वर्ग होगा? तो चा वर्ग होगा। एक कौन सा होगा? तो टा वर्ग होगा। एक कौन सा? ता वर्ग। एक कौन सा होगा? पा वर्ग। वर्ग में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक वर्ग कौन सा होगा, उसका कौन सा नाम? तो जो जिस लाइन में लिखा है उसका पहला एक अक्षर उसी वर्ग के नाम से होगा। और याद रखिएगा इस च, छ, ज, झ यानी इन चारों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। और इन पांचों को अनुनासिक व्यंजन या पंचमाक्षर भी कहा जाता है। और इस ता और दा को लोचदार वर्ण कहा जाता है। लोचदार वर्ण क्यों? क्योंकि इन एक दूसरे को लच जाते हैं, यानी जैसे
कुछ लिखना हो तो ता को दा, दा को जब फंद विच्छेद पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे, ता रहेगा, ता का दा हो जाएगा, दा का ता हो जाएगा, ऐसे करके। तो हमने चर्चा कर ली स्पर्श व्यंजन, स्पीड व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, 25 इनकी चर्चा कर ली। इसके आगे कौन से हैं उस कहना। अगला बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन, या इसी को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन या कह सकते हैं इसी को अर्धस्वर। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? इनको क्यों कहा जाता है? जब इनको बोलते हैं तो इनका उच्चारण मुख के अंदर से होता है, जैसे या, रा, ला, वा, यानी जब भी इनको बोलते हैं तो ध्वनियाँ कहाँ से निकलती हैं? मुख के अंदर भाग से निकलती हैं। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। इनके अपने अलग अलग नाम भी हैं। कौन कौन से? इनको इस या को कहा जाता है पूर्ण अर्धस्वर। पूछा जाए अर्धस्वर कितने होते हैं तो 4, लेकिन पूछा जाए अर्धस्वर चारों ऑप्शन में दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए अर्धस्वर कौन सा है, तो कौन सा होगा? या अकेला। याद रखिएगा, अगर अर्धस्वर पूछा जाए, इनमें से सारे अर्धस्वर होते हैं, लेकिन पूछ लिया जाए कि निम्न अर्धस्वर कौन है, ये चारों ऑप्शन में दे दिया जाए तो प्राथमिकता किसको? या को दी जाएगी। आगे बात करें इस रा के बारे में, इसे लुंठित या प्रकंपित या कंपन व्यंजन भी कहते हैं। और इस ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक, इस ला को क्या कहा जाता है? तो पार्श्विक व्यंजन। ला के बारे में बात पूछी जाए तो कौन सा होगा? तो पार्श्विक व्यंजन होगा। इसके बाद बचता है वा। इस वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर कहा जाता है। आगे बात करते हैं, हमने चर्चा कर ली अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद बात करते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अगला बात करें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी? तो 4 होती है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन इसे क्यों कहा जाता है? तो ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय मुख के अंदर भाग में घर्षण हो या मुख के अंदर से ऊष्मा उत्पन्न हो। जैसे बोलेंगे हम सा, खा, सा, यकीन ना हो तो आप ऐसे वो करिए, यहाँ पर देखिए आपको गर्म वायु महसूस होगी। तो सा, खा, सा, हा। तो कितनी संख्या होती है इनकी? तो इनकी संख्या कितनी होगी? तो 4। कौन कौन से? सा, खा, सा, हा। इस हा के बारे में और तथ्य पूछा जाता है। इनको काकल्य या काकल वर्ण कहते हैं। काकल्य या काकल वर्ण कहते हैं। क्या कहा जाता है? काकल या काकल्य वर्ण। इनको हंस वर्ण, स्वरयंत्रमुखी हंस वर्ण या स्वरयंत्रमुखी योगी वर्ण या बोध वर्ण आदि नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम? तो काकल्य वर्ण, हंस वर्ण, स्वरयंत्रमुखी, योगी वर्ण और बोध वर्ण आदि के नाम, आदि नाम। हमने बात की थी व्यंजनों की संख्या कितनी? 33 हमने पढ़ लिया। ऊष्म व्यंजन और कौन से? ऊष्म 25, अंतस्थ 4, 25 4 29। उसके बाद ऊष्म संघर्षी व्यंजन 4 33। बाकी जितने भी वर्ण बचेंगे अब उनको वर्ण की श्रेणी में जरूर रखा गया है, लेकिन वो व्यंजन की श्रेणी में नहीं आते। आगे हम बात करते हैं संयुक्त स्वर
माफ कीजिएगा संयुक्त व्यंजन, या इसी को कहा जाता है मिश्रित व्यंजन या विशिष्ट व्यंजन। मिश्रित व्यंजन या विशिष्ट व्यंजन। इनकी चर्चा करें, कौन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्रा। अब पेपर में प्रश्न पूछा जाता है इस छ का निर्माण किसके योग से हुआ, तो याद रखिएगा का और शा के योग से, और इसका निर्माण ता और रा के योग से, और इस ज्या का निर्माण ज्या और या के योग से, और इस सा का निर्माण शा और रा के योग से। याद रखिएगा इसमें पहला वर्ण आधा होता है, बाकी लास्ट वाला पूरा होता है। हमने बात कर ली संयुक्त व्यंजन या विशिष्ट व्यंजन या वर्गीय मिश्रित व्यंजन, इनकी चर्चा कर ली। अब याद रखिएगा ये जो व्यंजन वर्ण हैं इनके बारे में इनका कोई उच्चारण स्थान नहीं होता। आगे बात करते हैं द्विगुण या अतिरिक्त, द्विगुण या कह सकते हैं अतिरिक्त, द्विगुण अतिरिक्त ताड़नजात उच्छिप्त, ताड़नजात या उच्छिप्त, उच्छिप्त या विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन। इनकी संख्या कितनी, तो इनकी संख्या होती है 2। कितने होंगे, तो 2। कौन कौन से, देखिए यहाँ ढ और ढ, जिसे हमने सुना होगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। देखिए इसमें ये होगा प्रतापगढ़, इसमें प्रयोग होगा। और कौन से, तो घड़ी, घड़ी में प्रयोग होगा। और झाड़ू या कपड़ा लिखें, झाड़ू लिखें यहाँ होगा, कपड़ा लिखें तब भी यहाँ होगा। ऐसे काफ़ी जगह प्रयोग किया जाता है इनको, कड़ा, घड़ा आदि शब्दों में प्रयोग किया जाने लगा है। हमने चर्चा कर ली स्वरों के बारे में, आगे चर्चा करते हैं। हमने वर्णों की चर्चा की, टोटल वर्ड कितने हुए, आइए इसकी चर्चा करें। हमने पढ़ा क्या क्या, कुल वर्ण कितने पढ़े, कुल वर्णों की संख्या हमने 52 पढ़ रखी। कौन कौन से हमने पढ़ा, पहला हमने पढ़ा स्वर, स्वरों की संख्या कितनी, 11। उसके बाद हमने पढ़ा अयोगवाह, अयोगवाह कितने, तो अयोगवाह की संख्या 2। कितने हुए अयोगवाह। अयोगवाह के बाद किसकी चर्चा की, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी, तो 25। उसके बाद क्या हमने चर्चा की, तो हमने चर्चा की स्पर्श व्यंजन के बाद ऊष्म और ऊष्म क्या अंतस्थ व्यंजन, फिर उसके बाद ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4। उसके बाद ऊष्म व्यंजन कितने, 4। उसके बाद संयुक्त, इसकी भी चर्चा की, कितने होते हैं, तो 4। और हमने उसके बाद द्विगुण व्यंजन की भी बात की, कितने होंगे, तो 2। कितने हुए, 11 2 13 और 13 25 38, 4 42, 4 46, 4 50, 2 52, यानी वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई, 52। हमने चर्चा कर ली वर्णों के बारे में। अब अगला टॉपिक बचता है वर्णों का उच्चारण स्थान। इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। याद रखिएगा ये जो वर्ण के उच्चारण स्थान होगा हम ऐसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। निश्चित ही आपको यह समझ में आ जाएगा। और यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और अपने मित्र अपने भाइयों को ज़रूर शेयर कीजिए। पहले उनसे बताइए कि वीडियो देखें, अगर उनको समझ में आए तभी लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करिए। आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करके बताइए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। अगर